वापस से रिवाइज करना तो कि जब आप लोकगीत या लोक नृत्यों का अध्ययन कर रहे थे तो कल वाले टॉपिक में आपने लोक नृत्य पढ़े थे, है ना। लोक नृत्य और लोकगीत में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जितने भी श्रृंगार प्रधान गीत होते हैं वे सभी के सभी श्रृंगार प्रधान गीत लोक नृत्यों की श्रेणी में भी आते हैं, ठीक है, लोक नृत्यों की श्रेणी में। अब लोक नृत्य के अंदर सबसे पहले कुमाऊं के आपने लोक नृत्यों के का अध्ययन किया था, याद हो गया आपको कौन कौन से? कुमाऊं के लोक नृत्यों में जोड़ा एक नृत्य है, छपेली, चांचरी और भगनौल। चांचरी, छपेली, झोड़ा और भगनौल ये कुमाऊं के प्रमुख लोक नृत्य हैं, ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में। और सभी के सभी जो है वह श्रृंगार प्रधान गीत भी होंगे अपने आप में, पर है ये नृत्य ना। तो जैसे जोड़ा नृत्य जिस समय होगा, जोड़ा नृत्य के समय जो गीत गाए जाएंगे उन गीतों को भी क्या कह देंगे? जोड़ा गीत। जिस समय चांचरी नृत्य हो रहा होगा तब जो गीत गाए जाएंगे, तो ये कुमाऊं के सबसे पहले कुमाऊं क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य ये आपने किए। फिर कुमाऊं की तरह ही गढ़वाल क्षेत्र के अंदर भी कुछ प्रमुख लोक नृत्यों का आयोजन किया जाता है, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं झुमेलो। अच्छा, इनकी अभिव्यक्ति, इनका प्रकार ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। जैसे झुमेलो गीत कहाँ गाए जाते हैं, किसके द्वारा गाए जाते हैं, प्रेम और अभिव्यक्ति के गीत कौन से हैं, वेदना के गीत कौन से हैं, विरह के गीत कौन से हैं, इस प्रकार से चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। झुमेलो के अलावा आपने चौफुला गीत किया होगा, चौफुला और थड़िया, चौफुला और थड़िया, तो ये गढ़वाल के प्रमुख लोक नृत्य है, ये गढ़वाल के, ये कुमाऊं के। इसके अलावा हमारे राज्य के जो प्रमुख लोक नृत्य है उसमें आपने टॉपिक डाला होगा डंडियाला, ये पिथौरागढ़ के प्रमुख लोक नृत्य हैं जिनको कहते हैं डंडियाला। और है नृत्य कैसे? तो श्रृंगार प्रधान ही। डंडियाला के बाद चंफूली। चंफूली एक और लोक नृत्य है जिसका आयोजन पिथौरागढ़ के अंदर किया जाता है और यह भी एक प्रकार का श्रृंगार प्रधान गीत होता है। इसके अलावा पिथौरागढ़ में एक और श्रृंगार प्रधान नृत्य का आयोजन किया जाता है घुसका, और एक आपने गीत लिखा होगा दुरिड़। दुरिड़ गीत, दुरिड़ नृत्य नहीं है, दुरिड़ गीत है। दुरिड़ को सर अमहरम भी कहते हैं, अमहरम। और यह गीत जनरली अंतिम संस्कार जब किसी का हो, अंत्येष्टि संस्कारों के समय पिथौरागढ़ में जिन गीतों का गायन होता है उन्हें दुरिड़ या फिर अमहरम कहा जाता है। चलो बस इतनी बातें आपने कर दी। अब बाकी के कौन कौन से नृत्य हैं जो हमने कवर नहीं किए, नृत्य, हाँ सिर्फ लोक नृत्य। तो अब आओ अगले लोक नृत्यों पर। इनके अतिरिक्त हमारे राज्य के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले लोक नृत्य पे आओ आप, हारुल। पहला लोक नृत्य पे लिखो हारुल। कहां का लोक नृत्य है हारुल? जौनसार भाबर का। जौनसार भाबर के प्रमुख लोक नृत्यों को हारुल के नाम से जाना जाता है। तो हारुल जो है ये कहां का लोक नृत्य है? तो हारुल नृत्य जो है वह जौनसार भाबर के क्षेत्र में किया जाने वाला एक प्रमुख नृत्य है, ठीक है, हारुल। ठीक है, हारुल कहां का नृत्य है? जौनसार। अब जौनसार के लोक नृत्य देखो, जौनसार में पहला लोक नृत्य जो किया जाता है इसको बोलते हैं हारुल। जौनसार का दूसरा जो लोक नृत्य है इसे बोलते हैं लामण। लामण, लामण एक श्रृंगार प्रधान नृत्य है। जौनसार भाबर के क्षेत्र में आयोजित किया जाने वाला एक श्रृंगार प्रधान नृत्य जो जौनसार के क्षेत्र में किया जाता है उसको बोलते हैं लामण। एक है हारुल। हारुल कहां होता है? जौनसार। दूसरा लोक नृत्य उसको बोलते हैं लामण। जौनसार भाबर के अंदर प्रचलित लोक गीत होते हैं, इनको बोलते हैं छोड़े। और पहले आपने नृत्य क्या लिखा था? देखो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर ऐसा लिखा है झोड़ा तो झोड़ा कुमाऊं का लोक नृत्य है, जबकि छोड़े जो है वह जौनसार भाबर में गाए जाने वाले वन गीत हैं। वन गीत जौनसार के अंदर वनों में गाए जाने वाले प्राचीन काल में जो गीत होते थे उन्हें कहते थे छोड़े। ठीक है, छोड़े, छोड़े गीत है। और छोड़ा क्या है? झोड़ा। झोड़ा नृत्य है, यह कुमाऊं का नृत्य है। और छोड़े जो है वह जौनसार भाबर के प्रमुख वन गीत है, वनों में गाए जाने वाले गीत, उनको बोलते हैं छोड़े। बहुत पॉपुलर सा नाम है, अगर आपने नाम सुना होगा। जौनसार भाबर में गाए जाते हैं कुछ गीत जिनको बोलते हैं बाजूबंद। नाम सुना है? बाजूबंद। जैसे आपने कुमाऊं में पढ़ा था भगनौल, तो भगनौल जिस प्रकार से कुमाऊं में संवादात्मक गीत होते थे, लास्ट वाले भैया सुनो तुम, कल से मैं अंदर नहीं आने दूंगा तुमको, बहुत ज्यादा अव्यवस्थित होते हो तुम, और शायद तो इधर बैठो, आगे आओ, इधर आओ, पहले कर दिया करो। एक तो देखो मेरी बात सुनो ध्यान से,
जब आप क्लास के अंदर आते हो तो आते समय, इसलिए मैं लेट आता हूँ 5 मिनट, जो तुम गुणा भाग लगानी पहले लगा दो, उसके बाद क्लास के बीच में मत करो, बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। अब मैं क्या बोलने वाला था मैं भूल जाता हूँ, मेरा उसमें नुकसान है नहीं भाई। कोई पॉइंट में बोलने वाला होऊंगा और कल को वही पेपर में आ जाएगा, अगर आ जाएगा तो आप लोग पछताओगे, यार गुरुजी ने ये पढ़ाया और ये तो हमने गीत पढ़े हैं। अब कोई ऐसा गीत आ गया ना पेपर में जो आपने कहा कि हमने पूरे लोकगीत में 3 दिन लगा दिए और लोकगीतों से प्रश्न आया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई साहब यहाँ पे मेरे पास कोई पेपर नहीं है जिससे मैं आपको आके कहानियां लिखवा दूं। समझो इस बात को, एक भी गीत छूटा ना तो 1 नंबर बहुत बड़ा खेल है। आपने कहा सर हमने पढ़े हैं गीत और हमारे टीचर ने तो लिखा ही नहीं है, तो कब किस पॉइंट पर माइंड से चीज स्किप हो जाए वो पता नहीं चलेगा। आप जब सुबह आ रहे हैं थोड़ा सा आने का समय जल्दी रखो, अगर आपका बैच सुबह हो रहा है 8 बजे तो 8 बजने के 5-7 मिनट पहले आ जाओ और सारे इशू पहले निपटा दो, पहले निपटा। और सपोज दैट तुमको नींद आ रही, पढ़ने का समय मन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, तो आप स्वतंत्र है ना, स्कूल थोड़ी है ये स्कूल नहीं है कि यहाँ पर जबरदस्ती बैठना, नहीं मन कर रहा बाहर बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अव्यवस्थित नहीं रहना, अव्यवस्थित रहोगे तो बड़ा अजीब सा लग जाएगा। अब एक आदमी थोड़ा सा भी हिलेगा ना, तो थोड़ा सा हिलने का मतलब है कि मेरे दिमाग से कोई एक पॉइंट मिस हो गया, मेरा क्या नुकसान है? आपको थोड़ी ही पता है अगला गीत कौन सा है, तुम्हें क्या पता, जो मैं कह दूंगा आप तो वही लिखोगे, और हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाए तो फिर आप पछताते रहोगे। ठीक है, इसलिए पहले सारा डिस्प्यूट निपटा दो। 8 बजे जैसे ही आपकी क्लास है उससे पहले आके ये भाई लोगों से, सर ये मेरा इश्यू है, पानी पीना है, ये करना है, वो करना है, मुझे नींद आ रही है, बाहर बैठो, घूमना है घूम लो, स्वतंत्र हो, तो बड़े बच्चे हो, छोटे थोड़ी हो, है ना। चलो अब देखो बाजूबंद, ये कहाँ के गीत है? जौन सा किसकी तरह है? तो जैसे आपने पढ़े थे कुमाऊं के अंदर भगनौल पढ़ रहे थे कुमाऊं में, कुमाऊं क्षेत्र के अंदर जो भगनौल है वह किस प्रकार के गीत होते हैं? संवादात्मक। तो जौनसार भाबर के जो संवादात्मक गीत होते हैं, जौनसार भाबर के संवादात्मक गीतों को संवाद के रूप में जो गीत जौनसार भाबर यानी यमुना नदी घाटी में गाए जाते हैं उनको कहते हैं बाजूबंद। हारुल, लामण, छोड़े, बाजूबंद जौनसार भाबर के प्रचलित प्रमुख लोक गीत माने जाते हैं। फिर एक लोक नृत्य का नाम आता है, खूब नाम सुना होगा, छपेली। सुना है? छपेली जौनपुर का एक श्रृंगार प्रधान नृत्य है, जौनपुर में किया जाने वाला एक नृत्य, उसको बोलते हैं छपेली। छपेली यह एक नृत्य है जो जौनपुर में किया जाता है। जौनसार के लोक नृत्यों में हारुल, लामण, छोड़े और बाजूबंद का नाम प्रसिद्ध है। हारुल और लामण तो कॉमन क्वेश्चन आपको परीक्षा में बनेंगे। छोड़े वनों में गाए जाने वाले गीत होते हैं और बाजूबंद जो है वह एक प्रकार के संवादात्मक गीत होते हैं, संवाद के रूप में, जिसमें आप संवाद स्थापित करते हो। आपने कुछ कहा, सामने वाले ने जवाब दिया, फिर आपने कहा, फिर सामने वाले ने जवाब दिया। ठीक उसी प्रकार से छपेली कहाँ का लोक नृत्य है? हाँ छोपती, छोपती, इसका नाम है छोपती। थोड़ा सा अंतर है दोनों में, हाँ बढ़िया है। ये देखो छपेली कल लिखा था ना आपने कुमाऊं का, तो छपेली वर्सेस छोपती में ध्यान रखना है। छपेली जो है वह कुमाऊं का लोक नृत्य है, कल किया था आपने। छपेली यह कुमाऊं का लोक नृत्य है, जबकि छोपती जो है वह जौनपुर का प्रमुख लोक नृत्य माना जाता है। ठीक है, चलो फिर अगले लोक नृत्य पर आओगे। तांदी बहुत कॉमन वर्ड है। तांदी कहाँ का लोक नृत्य है? यह रवाई का प्रमुख लोक नृत्य है। देखो मेरी बात को सुनना, ऐसा नहीं है कि तांदी अगर रवाई का लोक नृत्य है तो वह रवाई में ही आयोजित होगा। जौनसार में भी तो तांदी नृत्य का आयोजन किया जाएगा, पर किसी नृत्य का मूल कहां से है, वो नृत्य निकला कहां से है। जैसे हमारे राज्य में क्या आप पंजाबी डांस नहीं करते? पंजाबी करते हैं ना, पर पंजाबी नृत्य, ओ भाई पंजाबी गाना लगा जरा, अब डांस कैसे करेंगे? पंजाबी की तरह, पर वो हमारे राज्य का तो नहीं बन जाएगा। इसी प्रकार से जो तांदी नाम का नृत्य है वह यमुना नदी घाटी के अधिकांश क्षेत्रों में होता है। बहुत सारे एरिया है यमुना नदी घाटी के जहां पर उस नृत्य का आयोजन किया जाता है, पर मूल रूप से तांदी नाम का जो नृत्य है वो कहाँ का नृत्य है? रवाई, मतलब उसकी उत्पत्ति जो है वो रवाई से होती है, तांदी। फिर आप बताओ, ये आपने नाम सुना है रासो ना? रासो नृत्य कहाँ का है? तो टकनौर जो है ना, उत्तर काशी का एक क्षेत्र। आगे हम नक्शा बनाएंगे आर्ट एंड कल्चर में, किस क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो मूल रूप से रासो नृत्य जो है वो उत्तर काशी के टकनौर क्षेत्र से व्युत्पत्तित हुआ, निकल के आया। अब वह नृत्य देखो, जैसे तांदी है तो जौनसार, रवाई, जौनपुर, गढ़वाल के क्षेत्रों में भी तांदी नृत्य का आयोजन किया जाता है, पर तांदी का मूल संबंध कहां से है? रवाई से। तांदी कहां का मूल नृत्य माना जाएगा? तो रवाई का। इसी प्रकार से रासो नृत्य जो है वह जौनसार भाबर, पूरे बंगाण, जौनसार भाबर, पूरे यमुना नदी घाटी में वह नृत्य किया जाता है।
परंतु उस नृत्य की उत्पत्ति कहां से होती है? तो उत्तरकाशी के अंदर टकनौर। कहां है टकनौर? अभी बनाएंगे हम एक मैप ना, उस पर आपको समझना है कि हमारे राज्य में किस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखो छपेली कुमाऊं, छोपती जौनपुर, ताली जो है वह रवाई क्षेत्र में, और रासो एक नृत्य है वह टकनौर क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। ये मुख्य श्रृंगार प्रदान नृत्य है हमारे राज्य के, वे नृत्य जिनमें श्रृंगार रस का भाव होता है। तो ये सारे नृत्य आपको ध्यान रखने। ठीक, अब देखो एक स्पेशल प्रकार का नृत्य है जो प्राचीन काल से हमारे राज्य में किया जाता है, कुछ विशेष प्रकार के नृत्य, इनको कहते हैं युद्ध गीत नृत्य। अब इनका आप एक बार कॉन्सेप्ट समझो, युद्ध गीत नृत्य, कि अभी तक जो नृत्य हम पढ़ रहे थे वह श्रृंगार रस के भाव वाले थे, उनमें श्रृंगारता का भाव था, और श्रृंगार रस के भाव वाले नृत्य जब हम पढ़ेंगे तो उनमें रहता है श्रृंगारता का भाव। तो व्यक्ति क्या करेगा? अभी तक जितने नृत्य हमने पढ़े, इन नृत्यों के लिए जो व्यक्ति इन नृत्यों का आयोजन कर, मतलब जो ये डांस करता है अभी तक वाले डांस, तो इनमें प्रत्येक व्यक्ति खूब सज धज के बढ़िया सा श्रृंगार करके फिर नृत्य करता है। पर जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार जो है वो वीर रस भी है। किसी भी व्यक्ति के अंदर वीर रस का भाव होना भी जरूरी है ना। तो वीर रस का संचार कैसे होगा? जैसे कभी कभी कोई गीत ऐसा होगा जिसको सुनकर आपको लग रहा है कि इंडियन आर्मी का अगला ऑफिसर मैं ही बनूंगा, ऐसा वाले होते ना गीत। कभी कभी आपने कोई गीत संदेश आता है, आपने गीत देखा, उसका वीडियो देखा, अब आपको थोड़ा देर में लग रहा है यार देश के लिए जान देने से बढ़कर क्या होगा। तो प्राचीन काल में राजा की जो सेना होती थी वो साधारणतया नॉर्मल लोग ही होते थे, हम तुम लोगों को राजा की सेना में लड़ना होता। इसलिए राजा महाराजाओं ने हमारे राज्य में वीर रस का संचार करने के लिए कुछ युद्ध गीत नृत्यों का आयोजन करवाया। जितने भी युद्ध गीत नृत्य होते, इसमें डांस करने वाला जो व्यक्ति होता है उसके एक हाथ में ढाल होती है और एक हाथ में तलवार होती है। ये वाले जितने भी नृत्य हैं, इन नृत्यों में जो व्यक्ति नृत्य करता है वह नृत्य करने से पहले सैनिक की पोशाक पहनता है, सैनिक के कपड़े पहनता है। सैनिक के कपड़े पहनने के बाद उसके पास एक हाथ में तलवार रहेगी, एक हाथ में ढाल रहेगी, और ढाल और तलवार के साथ यह नृत्य किए जाते हैं। तो इनको युद्ध गीत नृत्य कहते हैं। मूल भाव क्या है? वीर रस का संचार करना, ताकि व्यक्ति के अंदर वीर रस का भाव उत्पन्न हो जाए। तो ढाल और तलवार के साथ किए जाने वाले नृत्यों को युद्ध गीत नृत्य कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इनका नाम अलग अलग होता है। जैसे कुमाऊं में जो युद्ध गीत नृत्य आयोजित किए जाते हैं उसको बोलते हैं छोलिया। सुना है नाम? बहुत प्रचलित नाम है। पिथौरागढ़, चंपावत, कुमाऊं के अंदर पहला नृत्य छोलिया। तो छोलिया कैसा नृत्य है? तो छोलिया एक युद्ध गीत नृत्य होता है, और युद्ध गीत नृत्यों का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग होता है। छोलिया, ठीक है, एक पॉइंट आप छोलिया के बारे में लिख दो। छोलिया नृत्य मुख्य रूप से पिथौरागढ़ क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। छोलिया नृत्य मुख्य रूप से पिथौरागढ़ में किया जाने वाला एक प्रमुख नृत्य है। मुख्य रूप से, अन्य क्षेत्रों में भी होता है, लेकिन छोलिया नृत्य जो है वह मुख्य रूप से पिथौरागढ़ में किया जाने वाला एक नृत्य है। छोलिया नृत्य में, अगले पॉइंट में लिखना, छोलिया नृत्य में कुल 22 लोगों का समूह होता है। 22 लोगों का समूह होता है, कुल 22 लोगों का समूह होता है, जिन्हें छोलियार कहा जाता है, जिन्हें छोलियार कहा जाता है, जिन्हें छोलियार कहा जाता है। देख लो एक बार। मजा तो आ रहा है ना, ये डांस कर रहे भाई यार। इनके हाथ में तलवार दिख रही है, ये जो डांस कर रहे हैं ना, इनके हाथ में तलवार है और ढाल है। ढाल समझ जाते हैं, तलवार से बचने के लिए। चलो वेगी तो ठीक है। चलो, ढाल और तलवार के साथ जो नृत्य किया जाता है इसको क्या बोलते हैं? छोलिया। टोटल कितने लोग होते हैं? 22। 8 होते हैं डांस करने वाले, 14 होते हैं गीत गाने वाले। तो बड़ा साहसिक प्रकार का नृत्य है। इसमें ढाल और तलवार इनके हाथ में रहेगी और फिर ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो इसको कुमाऊं में, कुमाऊं के युद्ध गीत नृत्य सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? छोलिया। आपको पता है जो हमारा इस साल वाला झांकी जो हमने निकाली राजपथ पर, उसमें भी छोलिया नृत्य का आयोजन किया गया। छोलिया बड़ा फेमस नृत्य है, कुमाऊं के सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक नृत्य है। और वह नृत्य किस कैटेगरी का है? युद्ध गीत नृत्य होता है। चलो फिर चलो जौनसार। अब बताओ जौनसार में क्या इस प्रकार का नृत्य होता है? क्या बोलते हैं उसे? जौनसार में आयोजित किए जाने वाले युद्ध गीत नृत्यों को क्या कहा जाता है? बाजूबंद नहीं,
क्या बोलते हैं? जंगबाजी कहते हैं, जंगबाजी। अगले पॉइंट पे आओ। जौनसार भाबर के युद्ध गीत नृत्यों को जंगबाजी के नाम से जाना जाता है। जंगबाजी, ये सब एक ही कैटेगरी के नृत्य होते हैं। जौनसार भाबर के युद्ध गीत नृत्यों को जंगबाजी के नाम से जाना जाता है। अब ये जंगबाजी नाम का एक नृत्य होता है, ये देखो, ये जंगबाजी है, थोड़ा सा अंतर है वहां पर, है ना। तो इनके हाथ में तलवार है और ढाल, ठीक है। इस नृत्य, कपड़े थोड़ा सा अलग है ना, कैसे? सैनिकों के कपड़े। पुराने जमाने का सैनिक आज की तरह आर्मी ड्रेस नहीं पहनता था, ये पुराने जमाने में सैनिकों के कपड़े। तो ये दूसरा नृत्य आ गया आपका। इस नृत्य को किस नाम से जानते हैं? जंगबाजी। जौनसार में भी होता है, कुमाऊं में भी होता है। कुमाऊं में नृत्य को कहा जाता है छोलिया, जौनसार में नृत्य को कहते हैं जंगबाजी। अब आओ गढ़वाल। गढ़वाल के अंदर जो युद्ध गीत नृत्य आयोजित किए जाते हैं ऐसे ही होते हैं जैसे आपने ये दोनों देखा, उनको बोलते हैं सरों। सरों, सरों जो है वह गढ़वाल के युद्ध गीत नृत्य है, जिनमें सैनिक का पोशाक पहन करके कोई व्यक्ति, पर्टिकुलर कोई व्यक्ति वह नृत्य करता है। तो देखो भाई, ये युद्ध गीत नृत्य है, हमारे राज्य के अंदर आयोजित किए जाने वाले युद्ध गीत नृत्य, ठीक है। ये बेसिक से नृत्य हो गए युद्ध गीत। कुमाऊं के युद्ध गीत नृत्यों को छोलिया कहते हैं, गढ़वाल के युद्ध गीत नृत्यों को सरों कहते हैं, ऐसे ही डांस करते हैं उसमें। और जौनसार के जो युद्ध गीत नृत्य होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? हाँ, इन्हें जंगबाजी के नाम से जाना जाता है। अब रैंडमली जो बच गए उनको एक साथ हम कवर कर लेते हैं। जो गीत या फिर जो नृत्य छूट गए हैं उनको एक साथ उनकी लिस्ट बनाना आप स्टार्ट करना। अब कौन कौन से लोक नृत्य है उनमें से देखो, सबसे पहले ये कॉमन वर्ड है, सबने सुना होगा, केदार नृत्य। लोकल भाषा में केदार नृत्य को कहते हैं मंडाण। मंडाण वर्ड सुना है? मंडाण लगता है गांव में, मंडाण। हाँ, मंडाण। ढोल वादक आएगा, फिर ढोल बजाएगा, फिर लगेगा मंडाण। और जब मंडाण लगेगा तो पहले क्या होगा कि जब ढोल वादक ढोल बजा रहे हैं तो बहुत सारे लोग नाच रहे हैं आपस में, ठीक है, उसको भी एक लोक नृत्य मान लिया जाएगा। कैसे भी नाच सकते, फ्री हैंड, सब लोग नाच रहे हैं। और नाचते 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 अचानक से एक व्यक्ति में देवता आ गया। जैसे एक में देवता आ गया तो बाकी छट जाएंगे ना, बाकी किनारा। देवता जो है उसके नृत्य की एक अलग शैली है। देव अवतरण नृत्यों की भी तो एक अलग शैली है। सोचो किसी गांव में किसी व्यक्ति पर देवता आ जाए और माइकल जैक्सन की तरह नाचने लग जाए तो अजीब लगेगा ना, अब कैसा देवता आ रहा। एक ही पद्धति है जिस पद्धति से देव अवतरण नृत्यों को आयोजित किया जाता है। और कब से देवताओं का प्रचलन, पता नहीं कब से देव अवतरण नृत्य हो रहे हैं। तो जैसे आपकी जनरेशन है, कल के दिन हो सकता है तुम पे देवता आए, तो देवता आए तुम पर, तो आप कैसे डांस करोगे? तुम्हें कैसे पता देवता कैसे नाचता है? आपने देखा है ना, तो आपने सामने देखा है किसी को कि कोई व्यक्ति कैसे डांस कर रहा है। तो कल को अगर आपके पास देवता आएगा तो आप भी नृत्य वैसे ही करेंगे। तो इन नृत्यों को क्या बोलते हैं? इनको केदार नृत्य कहते हैं। ये देव अवतरण नृत्य होते हैं। देव अवतरण यानी जब किसी व्यक्ति पर देवता आ जाए तब वो जो नृत्य करता है उसे देव अवतरण नृत्य या केदार नृत्य कहते हैं। केदार नृत्य, उसके लिए एक दूसरा वर्ड क्या यूज करेंगे? मंडाण, ठीक है। चलो दूसरा आ जाओ। अगला जो नृत्य है उसको बोलते हैं रणभूत। ये अगला नृत्य है, ठीक है, रणभूत अगला नृत्य। देवताओं का जो नृत्य होगा उसे तो हमने नाम दे दिया केदार, और दूसरा जो नृत्य है उसे बोलते हैं रणभूत। भूत तो भूत है, भूत तो पता ही सबको ना। रण का मतलब है युद्ध का मैदान। जो लोग युद्ध के मैदान में मारे गए, ऐसा मान लिया जाता है कि वे सारे लोग स्वर्ग चले जाएंगे। और युद्ध के मैदान में प्राचीन काल में हमारे जितने भी महापुरुषों की डेथ हुई होगी उनका अवतरण करने के लिए फिर देवता नहीं नचाएंगे, फिर भूत नचाया जाएगा। तो आप समझना कि उत्तराखंड राज्य के अंदर टिहरी जिले में प्रतिवर्ष एक मेले का आयोजन किया जाता है, जिस मेले का नाम ही है रणभूत कौथिक। रणभूत नाम का एक मेला है। कहां पर लगता है? टिहरी जिले में लगता है। अब घर में जाके गूगल पे जरूर चेक करना, यूट्यूब पे जाकर के देखना आप, रणभूत कौथिक टिहरी जिला। बहुत गजब का कौथिक है और साधारणतया उत्तराखंड में इस प्रकार के कौथिकों का आयोजन नहीं किया जाता है। तो ये जो रणभूत नाम का कौथिक है जो टिहरी में आयोजित किया जाता है, इसमें होता क्या है कि जब मंडाण लगता है ना तो इसमें ऐसे देवता नहीं आते किसी पे कि नरसिंह आ गया, भैरू नागर आ गया ना, ऐसा नहीं। इस कौथिक का जब आयोजन होता है और जैसे ही मंडाण लगता है तो तब जैसे किसी पे देवता आ गया, सामने वाले ने पूछा कौन है तू, तब देवता बता रहा है मैं हूं तीलू रौतेली, मैं युद्ध के मैदान में मारी गई थी ना, तू कौन है? मामा भंडारी। ऐसा आएगा देवता। माधो सिंह भंडारी आ गया, किसी पे राजा महिपत शाह आ गया। इस प्रकार जो लोग युद्ध के मैदान में मारे गए तो उनकी याद में टिहरी जिले के अंदर एक मेला लगता है। मेले का नाम रणभूत कौथिक है और वहां जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य को क्या बोलते हैं? रणभूत नृत्य कहते हैं। कहां का नृत्य है?
टिहरी का। ठीक है, टिहरी जिले के अंदर इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो एक हो गया केदार नृत्य, एक हो गया आपका रणभूत, यह भी एक प्रकार का नृत्य है। फिर देखो अगला एक गीत है जिसके बारे में आपको याद रखना है, दूड़ा, या फिर दूड़ा गीतों के अलावा इसको चूरा गीत भी कहते हैं। दूड़ा गीत हो या चूरा गीत हो, ये बहुत बेसिक से ऐसे गीत हैं जो पर्वतीय अंचलों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्र का जो व्यक्ति है ना वह प्रकृति से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, नेचर से कनेक्टेड आदमी है ना, पहाड़ का जो आदमी पूरी तरीके से वो प्रकृति से कनेक्टेड होता है। क्या आपने अपने गांव में ऐसा देखा है कि कोई व्यक्ति अपने गांव के अंदर, कोई व्यक्ति किसी पशु से बात कर रहा है और पशु उसकी बातों को समझ रहा है, समझता है ना? इधर शहर में तो पता नहीं, मुझे नहीं पता, पर ग्रामीण परिवेश में वो जो पशु है ना वह उस व्यक्ति के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार होता है। सबसे ज्यादा मैंने ये जो घटना देखी वो बैलों के साथ देखी। बैल का हल लगा रहे हैं और हल चलाने वाला व्यक्ति हल लगाते लगाते एक जगह बोले रुक जा, रुक गया, अब बोड़ जा बल, अब बोड़ जा मतलब ऐसा कर दिया भाई, वो बैल सीधा ऐसा घूम जा रहा है, ओ मतलब स्टॉप, चलो चल, है ना? तो ऐसे ऐसे ये जो चीजें है ना, प्रकृति से इतना ज्यादा कनेक्टेड है व्यक्ति कि वहां पर जो जीव जंतु है वह भी मानव समाज का या पर्वतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो जब कभी भी कोई व्यक्ति जो जनरली चरवाहा हो सकता है, जो गाय भैंस चराने के लिए, बकरियां चराने के लिए जंगल में जाता है, तो जंगल में जाते समय उसके जीवन का, आप एक पांडवास ग्रुप है उत्तराखंड का, उन्होंने एक शॉर्ट मूवी बनाई है, मूवी का नाम है यकुलांश, टाइम लगे तो देखना, जो आपको बताते हैं कि वर्तमान समाज में पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन किस प्रकार हो गया है। जैसे पलायन हो रहा है, तो पलायन की वजह से सब लोग गांव छोड़ के आ रहे हैं। तो एक शॉर्ट मूवी है, 5-7 मिनट की मूवी है, एक कैरेक्टर है पिक्चर में, एक आदमी, वृद्ध व्यक्ति, वो गांव में रहता है। आप भरोसा नहीं करोगे, 7 या 8 मिनट की मूवी में डायलॉग ही नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उस गांव में वो व्यक्ति अकेला रहता है, एक आदमी जो गांव में रहता है अकेला। डायलॉग कहां से होंगे, किससे करेगा बात, अकेला रह रहा। तो बस यही आपको पूरी पिक्चर में देखने को मिलेगा, जैसे कुत्ते को ओ ले ले ले, अब बस हो गया, अब कोई है ही नहीं गांव में, तो पलायन की पीड़ा को दिखा रहे हैं। तो उस मूवी को देखने के बाद, अच्छा पूरी पिक्चर है ही नहीं, मतलब कहीं पर भी आपको कुछ चीज दिखाई नहीं देगा। लास्ट में वो आदमी, अच्छा फोन आता है उसका, तो फोन करता है, हेलो हेलो, आवाज आती नहीं है, तो वो व्यक्ति गाड़ी में बैठता है, और गाड़ी में बैठने के बाद उसको गाड़ी छोड़ती है किसी शहर में, और जिस शहर में वो गाड़ी उसको छोड़ती है वहां पर से वो फोन डायल करता है, और हेलो, हाँ ठीक है, ये वो उसको फोन काटा, चला घर। मतलब पिक्चर में ही दिखाया गया है कि इंसान तो दूर की बात, जिन क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्र के लोग रह रहे हैं वहां टावर भी नहीं है, तो नेटवर्क तक नहीं है, तो बात भी कैसे करेगा किसी व्यक्ति से। तो अब आप समझो कि उस समाज के व्यक्ति को यदि बात करनी हो, और बिना बात करे हुए आप कितने दिन रह जाओगे, बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो कोई चरवाहा जब जंगल में जाता है, तो जंगल में जाकर के वो अपने ही अन्य पशु पक्षी या अन्य चरवाहों को कुछ उपदेश देते रहता है। जैसे बकरी वाला जब बकरी चराने जंगल में जाता है तो उसके पास एक ट्रिक होती है ना, बकरी घर लाने की, एक लाइन से सारी बकरी घर चली गई। तो बकरियों को जंगल में कैसे ले जाया जाए, जब बाघ आएगा तो इनको कैसे घर लाया जाए, जब भी कोई चरवाहा जंगल में जाएगा तो उसको जंगल के नियमों का पालन कैसे करना है, इसके लिए बड़े चरवाहे छोटे चरवाहों को कुछ गीत सुनाते हैं, जिन गीतों को दूड़ा या चूरा गीत कहते हैं, और यह उपदेशात्मक गीत होते हैं। उपदेशात्मक, जिनमें उपदेश दिया जाता है, उपदेशात्मक गीत, ऐसे गीत जो सामने वाले किसी व्यक्ति को उपदेश दे रहे हो, उपदेश के रूप में जो गीत सुनाए जाएं उन्हें दूड़ा या चूरा गीत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये देखो केदार नृत्य हमारे राज्य का एक प्रमुख नृत्य है, रणभूत टिहरी जिले में आयोजित किया जाता है, दूड़ा और चूरा गीत उपदेशात्मक गीत होते हैं। फिर ये नाम आपने खूब सुने होंगे, लंगवीर या लोटा नृत्य या परात नृत्य। अब क्या होता है, नृत्य करते समय अगर आप बहुत पारंगत नर्तक हैं, कई साल हो गया आपको डांस करते करते, तो आप अपने नृत्य में क्या बोलते हैं आज के समय, ऐसे के लिए स्टंट, स्टंट एक वर्ड चलता है ना, जैसे आपने देखा डांस करने वाला आदमी ऐसे फाल खा दी उसने, तो लोगों ने कहा बेटा ये तो खतरनाक है, डाई खा रहा पूरा ऊपर ना। जैसे कोई आदमी नृत्य कर रहा है और नृत्य करते करते उसने ऐसा करके उछाल मार दिया टेढ़ा मेढ़ा, अच्छा लगता है ना नृत्य में। तो हमारे भी होते हैं पहाड़ी स्टंट, पर हम ऐसे फाल नहीं खाते, हमारा बेसिक है, जैसे नृत्य करते हुए ऐसे परात घुमा दी, तो लोग देख रहे बेटा कैसे घुमा रहा। एक ये नृत्य होता है लोटा नृत्य, देखा है आपने गांव में,
जो वृद्ध स्त्रियां हो, खासकर बूढ़ी बूढ़ी दादी दूधी लोग हो, तो डांस करते करते सर पे लोटा रख देती है, पानी का भरा हुआ लोटा, अब फिर डांस कर रही हो तो दिखा रही कि लोटा नीचे नहीं गिरेगा। या फिर लंगवीर, पुरुषों का एक नृत्य होता है लंगवीर, पौड़ी जिले के अंदर, जहां पर नृत्य करते करते वो व्यक्ति खंबे पर चढ़ जाते हैं, बड़ा सा खंबा होता है, खंबे पे चढ़ गए, खंबे के ऊपर एक पैर से नृत्य कर रहे हैं, तो ये सब साहसिक नृत्य हो जाएगी। ये वाले जितने भी नृत्य होते हैं, इन नृत्यों को साहसिक नृत्य के नाम से जाना जाता है। इन सभी नृत्यों को हमारे राज्य में साहसिक नृत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो लोक नृत्यों की हमारे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन गई है। अब आपने देख लिया इन लोक नृत्यों में हमारे राज्य के अंदर आयोजित किए जाने वाले प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं, बस आपको इनकी लिस्ट याद रखनी। कोई एक प्रश्न पूछ लेता है, शुरू में हमें थोड़ा मन भाव चाहिए होंगे, जैसे कौन सा नृत्य श्रृंगार वाला है, कौन सा नृत्य विरह वाला है, और यहाँ इनकी कैटेगरी केदार, रणभूत, दूड़ा, लंगवीर, लोटा नृत्य, परात नृत्य, ये सभी के सभी नृत्य जो है राज्य में आयोजित किए जाने वाले प्रमुख साहसिक नृत्य होते हैं। ठीक है, तो लोकगीत, लोक नृत्य हमारे पास आर्ट एंड कल्चर में पहले प्रकार की कला के अंतर्गत आता है, जिसको हम नाम देते हैं संगीत कला। संगीत के क्षेत्र में कला का विकास जो हमारे राज्य में हुआ है। अगले प्रकार की कला पे चलो। अगली कला जो हमारे राज्य में विकसित हुई है, इसको कहते हैं लोक कला। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट में समझ जाओ। लोक कला अगला टॉपिक डालो आप। अभी कुछ कलाएं पढ़नी है अगले 1-2-3 दिन हमें। लोक कला हमारे समाज में प्राचीन काल से प्रचलित कला। लोक कला किसे कहते हैं, इसको एक बार आप समझो। सबसे बेस्ट लाइन है इसको समझने के लिए कि मैं एक वर्ड यहां पर कह देता हूं कि लोक कला का विकसित रूप चित्रकला है। तो चित्रकला तो आप जानते हैं ना, जब हम अपने मन के भावों की अभिव्यक्ति चित्र के माध्यम से करें। किसी व्यक्ति के मन में कोई भाव उत्पन्न हुआ और वह उन भावों को चित्र के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहा है, उसे चित्र बना दिया। श्रृंगार रस का भाव है और श्रृंगार रस के भाव में डूबे हुए एक किसी व्यक्ति ने चित्र के माध्यम से अपने मनोभाव की अभिव्यक्ति कर दी, तब उसे कहते हैं चित्रकला। लेकिन चित्रकला तो उन्नत रूप है ना। अब हमारे राज्य में क्या हुआ कि पहले राजा महाराजा रहते थे, तो राजा महाराजाओं के दौर में एक राजा हुआ, उसका नाम था पृथ्वीपति शाह। आप इतिहास में पढ़ोगे आगे। तो पृथ्वीपति शाह नाम का एक राजा था, उसके दरबार में दिल्ली से एक दिल्ली का शहजादा आया। शहजादा मतलब राजकुमार, सुलेमान सिको। सुलेमान सिको के साथ सामदास और हरदास नाम के 2 व्यक्ति आए जो कि चित्रकार थे। वो लोग हमारे राज्य में आए 1658 में। तो इसका मतलब 1658 में जब सामदास और हरदास नाम के व्यक्ति हमारे राज्य में आए तो उन्होंने इस राज्य में आकर के चित्र बनाए। तो जो चित्रकला है ना, वो हमारे राज्य में कब शुरू होती है, 1658 में। चित्र बनाना, जैसे आम जैसा होता है उसका चित्र वैसे ही बनाया जाता है ना, या फिर घर जैसा होता है उसका चित्र वैसे ही बनाया जाता है। तो चित्रकला का विकास तो हुआ है राज्य में 1658 के बाद। तो उससे पहले यदि हमें चित्र बनाने होते तो हम चित्र कैसे बनाते, क्योंकि सामदास और हरदास हमें आकर के बताएंगे कि सर कागज नाम की कोई चीज होती है, व्हाइट पेपर होता है, रंग होता है, ब्रश होता है, ऐसे करके पेंटिंग की जाती है। उससे पहले हम अब ध्यान ही नहीं गया। तो 1658 से पहले यदि किसी व्यक्ति को, उत्तराखंड के किसी व्यक्ति को चित्र बनाने हो तो वह व्यक्ति क्या करता था, वो अंगार से बनाता था, अंगार से दीवार पे। क्या करेगा फिर ना, उसके पास वो संसाधन थे ही नहीं। या फिर चित्र बनाने के लिए 1658 से पहले, चित्रकला का विकास होने से पहले हमारे राज्य में कला के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता था उसे कहते थे लोक कला। अब इस लोक कला में बस 2-3 बेसिक पॉइंट है, अगर आपने ये क्लिक कर दिए तो आप समझ जाएंगे। सबसे पहला शब्द चलता है लोक कला के अंदर विस्वार। सुना है सब? हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में क्या करते हैं लोग, प्राचीन काल में अभी भी करते हैं क्योंकि हमारी संस्कृति का पार्ट है। हम लोग क्या करते हैं, जो चावल होते हैं ना, चावल को भिगोने के लिए रख दिए रात को, और जब चावल अच्छी तरीके से भीग गए तो उसके बाद उसको पीस देते हैं, और चावल को पीसने के बाद चावल का घोल तैयार करते हैं। तो चावल का जो घोल तैयार होगा उसको कहते हैं विस्वार, और इस विस्वार से चित्र बनाए जाते हैं। हमारे पास रंग नहीं था ना, तो हम चित्र कैसे बनाएंगे, विस्वार से बनाएंगे। तो विस्वार क्या होता है, तो विस्वार चावल का घोल होता है। तो सबसे पहले लोक कला में, प्राचीन काल में और अभी भी हम लोग क्या करते हैं, विस्वार तैयार करते हैं। विस्वार समझे आप, कि आपके पास चावल है, चावल को आपने बारीक से पीस दिया, पीसने के बाद उससे कलर बना दिया। जब आप चावल को बारीक पीसोगे तो पाउडर बनेगा, उसमें पानी डालोगे तो कलर बन जाएगा।
तो वो जो व्हाइट कलर का आपने कलर तैयार किया है उसको हमारे राज्य में बिस्वार कहते हैं, बिस्वार। या फिर एक शब्द और चलता है, गेरू। गेरू। तुम्हारे गांव में जो पुराने मकान होंगे, जब आपको उन मकानों पर कलर करना होता था तो क्या आप जंगल जाके लाल कलर की मिट्टी लेके आते थे? पुराने जमाने के लोग। तो वो जो लाल कलर की मिट्टी है, जो प्राकृतिक मृदा है, जो प्राकृतिक मिट्टी है, उसको गेरू कहा जाता है। इससे भी चित्रों का निर्माण होता है। लोक कला के चित्र किससे बनाए जाते हैं? बिस्वार से, चावल के घोल से। या फिर गेरू। गेरू मतलब आप जंगल चले गए और वहां से लाल कलर की मिट्टी उठा के ले आए। अब वो लाल कलर की मिट्टी वो भी चित्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पिंठिया बहुत कॉमन नाम है, पिंठिया। पिठाई बोलते इसको, पिठाई। पिठाई तो पता है ना, तिलक जो लगाते हैं, किस कलर का होता है? रेड कलर। पिंठिया। पिंठिया का मतलब पिठाई है, पिठाई। तो भाई ये तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों से लोक कला के चित्रों का निर्माण होता है। लोक कला हमारे राज्य की सबसे पुरानी कला। चित्रकला के विकास होने से पहले, जब तक राज्य में चित्रकला का विकास नहीं हुआ था, तो उससे पहले मन के भावों की अभिव्यक्ति का एक प्रमुख माध्यम हमारे राज्य में था, चित्र बनाने का एक तरीका, उसे कहते हैं लोक कला। अब ये लोक कला का मतलब आप समझो, चित्रकला के लिए चित्रकार का होना जरूरी है। अब मान के चलो कि चित्रकार तुम्हारे सामने खड़ा है, मैं हूं चित्रकार, और गांव में दिवाली का मौसम है, सब लोग अपने अपने घरों पर कलर कर रहे हैं, हमने भी अपने घर में कलर कर दिया, और कलर करने के बाद मैं अपने घर में कुछ चित्र बनाना चाहता हूं। तो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं चित्रकला के माध्यम को अपनाऊं या लोक कला के माध्यम को अपनाऊं। दोनों में से किसी को भी अपनाया जा सकता है। पहले मैं चित्रकला का माध्यम अपना देता हूं। तो आप मुझे बताओ, मुझे अपने घर की दीवार पर, ये बोर्ड दीवार है, मुझे इस पे चित्र बनाना है। बताओ किस चीज का बनाए? किस चीज का? कोई सा चित्र आप बताओ। आदमी का चित्र बनाओ। तो अब मैं अपने घर की दीवार पर एक आदमी का चित्र बना रहा हूं, और मैं अपनी माँ की कसम खा रहा कि मैं बेस्ट बनाऊंगा आज, मतलब कोशिश करूंगा कि मैं बढ़िया बन जाए। मुझे अपने घर में दीवार पर आदमी का चित्र बनाना है। ठीक है बेटा, ठीक बन रहा है नहीं? ऐसा करके मुझे एक आदमी का चित्र बनाना है, ऐसा बना दो। फिर इसका यहां से कंदोड़ बना दो ऐसा, ठीक है? हाँ, और बाल बना दिए भाई ने इसके ऐसे। आप देखो तुम इसको, मैं कला में फेल होता था वैसे ना, इसलिए मेरे को थोड़ा कम कम आता है, पर फिर भी तुमने बोल रखा तो भाई तो बनाएगा भाई आज तो। ये देखो, एक आदमी का चित्र मैंने, अब दिवाली का मौसम है, मेरे घर में एक चित्र बना रहा मैं। इसका हाथ भी बनाओ, ठीक बना? कैसा लग रहा है चित्र? बटन, अब बटन ठीक लग रहा है? ये मस्त तब है जब क्लास में है। अगर आपके खुद के मकान में ऐसा चित्र बना दे तो नहीं है ना मस्त? तो मेरे को, मैं कला का फेलियर आदमी हूं भाई, मैं कला का फेलियर आदमी, मेरे नहीं है भाई मस्त ना। तो मेरे पास पहला रास्ता ये कि मैं ये चित्र बना दूं। मुझे पता है कि अगर मैं इस चित्र का अंकन करूं, अपने घर पे बनाऊं, सब हंसेंगे, आदमी कम, राक्षस ज्यादा लग रहा है, शैतान है ना। अब मेरे पास दूसरा रास्ता है कि मैंने अपने घर की दीवार पर ये ना बना करके, अब देखो तुम भाई साहब, अब भाई ऐसा वाला चित्र बना रहा, ठीक बना नहीं? इसके बगल में तुम्हारे भाई ने ऐसा लिख दिया, ओम ऐसा लिख दिया। इसके बगल में तुम्हारे भाई ने ये लिख दिया, अपने घर के बाहर ऐसा लिख दिया, शुभ लाभ ऐसा लिखा होता है ना गाँव में, इस तरीके से ऐसा करके कोई चित्र बना दिया। या एक ऐसा चित्र जैसा आप मेहंदी बनाते समय बनाते हो ना हाथ पे, ऐसी कोई कलाकृति कर दी। तो जब हम इस तरीके में चले जाते हैं, ये वाले तरीके में, तो ये होता है लोक कला। और जब हम ऐसा करके चित्र बना रहे हैं तो ये तो हमको आता ही नहीं था 1658 से पहले। इसलिए 1658 से पहले हम जिन चित्रों का निर्माण अपने राज्य के अंदर करते थे, बस उन्हीं चित्रों की शैली को लोक कला कहते हैं। लोक कला वो भी कला है, लेकिन वो हमारे राज्य में पारंपरिक हुई है, हम जो चित्र बनाते थे। तो लोक कला के कौन से रूप हैं जो हमारे राज्य में प्रचलित थे, वहां से आपके पास प्रश्न बनता है। सबसे पहला शब्द लोक कला का, सबसे पहला जो चित्र होता है, सबने सुना होगा, इसको बोलते हैं ऐप्पण। नाम सुना है तुमने? ऐप्पण। ऐप्पण का सरल भाषा में मतलब होता है रंगोली। जैसे रंगोली बनाते हैं ना, तो बस रंगोली को ही हमारे राज्य में ऐप्पण के नाम से जाना जाता है। तो पहला लोक कला का चित्र, प्राचीन काल में क्या करते थे हमारे राज्य के लोग? तो भैया सबसे पहले हमारे राज्य में बिस्वार तैयार करते थे, चावल का घोल बनाते,
और फिर चावल के घोल से आप नीचे जमीन पर क्या बना दोगे, रंगोली। जमीन पर बनाई जा सकती है, या फिर किसी लकड़ी पर बनाई जा सकती है, या फिर सीढ़ी पर बनाई जा सकती है, छतों पर बनाई जा सकती है, लेकिन नीचे नीचे। तो एप्पण जो है वह लोक कला का पहला चित्र होता है। एप्पण किसे एप्पण कहा जाता है, तो लोक कला में भू चित्रणों को, भू मतलब क्या होता है, जमीन। एक बार आयोग ने प्रश्न पूछा और उनका क्वेश्चन बहुत छोटा सा था। उन्होंने पूछा था कि एप्पण क्या होता है, बस इतना पूछा। और आपको जो ऑप्शन दिए गए थे परीक्षा में, 2 ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन लिखा था भू चित्रण, दूसरा लिखा था भित्ति चित्रण, तीसरा लिखा था ए और बी दोनों। सबसे ज्यादा बच्चे टिक करके आए ए और बी दोनों। भू चित्रण मतलब जमीन पर बनने वाले चित्र, भित्ति चित्रण, भित्ति मतलब दीवार। भित्ति फोड़ खेलते तुम्हारे गांव में लड़के, भित्ति फोड़ हमारे गांव में खेलते, 1-1 रुपए का सिक्का लेके मार दीवार पे। क्या करा, भित्ति फोड़। भित्ति फोड़ मतलब सामने है जो दीवार, उसको फोड़। तो दीवार के लिए एक शब्द चलता है भित्ति। तो भित्ति चित्रण मतलब दीवार पर बनाए जाने वाले चित्र एप्पण है, या जमीन पर बनाए जाने वाले चित्र एप्पण है। तो ध्यान रखना, दीवार पर बनाए जाने वाले चित्रों को एप्पण नहीं कहते। सिर्फ वे चित्र जो जमीन पर बनाए जाते हैं। रंगोली कहां बनाते, तुम बताओ, दीवार पे बनाते रंगोली? दीवार पे तो रंगोली को टांगा जा सकता है दीवार पर बनाने के लिए तो कहां बनाओगे, जमीन पर। तो रंगोली जैसे बना देते हैं ना हमारे राज्य में, तो जमीन पर बनने वाले चित्रों को कहा जाता है, भू चित्रणों को कहते हैं एप्पण। और जो चित्र दीवार पर बनाए जाते हैं उन चित्रों को कहते हैं थापा। थापा, छापा, बस थापा। थापा भित्ति चित्रण होते हैं, भित्ति चित्रण, भित्ति चित्रण या फिर दीवार पर बनाए जाने वाले चित्र, उनको कहते हैं थापा। जो चित्र हमारे राज्य में जमीन पर बनाए जाते हैं, लोक कला के भू अंकन अभिव्यक्ति को, लोक कला में जब अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के लिए आप चित्र जमीन पर बनाएंगे, तो जमीन पर बनने वाले चित्रों को क्या कहा जाएगा, उनको कहेंगे एप्पण। भू चित्रणों को एप्पण। और थापा क्या होता है, भित्ति चित्रण। ये देखा आपने कि नई नई दुल्हन घर में आ जाए तो नई नई दुल्हन को ऐसा ये डाल हाथ ऐसा ये लगा दिया, तो ये है थापा, है ना। छोटा बच्चा आ जाए उसके पैर के छाप लगा दिए, जिसे कहते हैं थापा। थापा का मतलब क्या है, थापना, बस सीधा छाप देना। तो पहले प्रकार का चित्र जो हमारे राज्य में लोक कला का पहला रूप है उसको एप्पण कहते हैं, दूसरे को बोलते हैं थापा। अब देखो कुछ और चित्र है परीक्षा में, बस इतना सब देखो, 1 नंबर, कितना आसान टॉपिक है, 1 नंबर कमाने का सबसे इजी टॉपिक है लोक कला। तीसरे प्रकार के जो चित्र हमारे राज्य के अंदर बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं नात। ठीक है, नात अगले प्रकार का चित्र है। नात एक और प्रकार, लोक कला में अगले प्रकार के चित्र होते हैं जिन चित्रों को कहते हैं नात। किसे कहा जाता है नात, तो ध्यान रखना, रसोई घर में बनने वाले चित्रों को, प्राचीन काल में रसोई घर में जिन चित्रों का अंकन किया जाता है या था उन्हें कहते हैं नात। बनाने पड़ते हैं ना चित्र, नात। रसोई घर में पहले वो उससे विश्वार से ना, जहां पर आपका चूल्हा होता उसके पास में चित्र बना देते। आज भी तो, आज देखो इसका रूप जो है ना वो पेंटिंग्स ने ले लिया है, टाइल्स ने ले लिया है। जैसे रसोई घर में आप टाइल लगाते हैं ना, कैसे वाली, सेब वाली लगाओ, ऐसा सलमान खान वाली टाइल लगा सकते, नहीं लगाएंगे ना उधर, रसोई घर के चित्र अलग होते हैं। तो रसोई घर में निर्मित चित्रों को क्या कहा जाता है, नात कहा जाता है। आप रहते हैं भैया देहरादून में, मेरा मानना है किराए के कमरे पे ही रह रहे होंगे सबके सब। अब आप किराए के रूम पे रह रहे हैं, जब आपने रूम शिफ्ट किया था यहाँ, तो याद करो जब तुमने रूम यहाँ शिफ्ट किया तो कुछ सामान खरीदा होगा, जैसे रजाई, गद्दा, टेबल वेबल, ये वो सो छोटा मोटा सामान। सारा सामान खरीदने के बाद एक सामान जिसकी तरफ मैं तुम्हारा ध्यान ले जाना चाहता हूं, तो मेरा मानना यह है कि यहाँ आप एक हनुमान जी की या शिव जी की फोटो भी ला रखी होगी तुमने, पक्का ना। अब वो अपने कमरे में एक जगह पे रखी हुई है। अब आपका मानना यह है कि देवता है वो, एक फोटो आप लेके आए, उसको आपने एक जगह पर रख दिया, अब आपकी आस्था उसी में जुड़ी हुई है। आज से 200, 300, 400 साल पहले नहीं थी ना, उस समय फोटो नहीं थी। तब आपको देवता की पूजा करना है तो उसके लिए आपको चाहिए मूर्तियां। मूर्ति कला का विकास हमारे राज्य में बहुत बाद में हुआ। उत्तराखंड की सबसे बेकार कला है मूर्ति कला। यहाँ प्राचीन काल में लोगों को मूर्तियां बनानी नहीं आती थी, मूर्ति बनानी बहुत, अब है मूर्ति कला का विकास। तो राज्य में मूर्ति कला का विकास ही नहीं हुआ। हमारे गांव का जो सबसे चर्चित मंदिर है नरसिंह देवता का मंदिर, उस मंदिर में जब जाओगे तो मूर्ति क्या है, तो ऐसा ही पत्थर है रखा हुआ, काला हो रखा है पत्थर, एक पत्थर, यही है बल देवता है तुम्हारे गांव में। ऐसा प्राचीन मंदिरों में आप चले, मूर्ति है साइड साइड में, लेकिन इस पत्थर को नहीं हटाते, क्योंकि जिस जमाने इस मंदिर का निर्माण हुआ होगा ना, तब बनानी थी मूर्ति, आती थी नहीं इनको मूर्ति बनानी। इन्होंने एक पत्थर उठा दिया और कह दिया यही बना ही नहीं पाए, ऐसे ही रख दिया इसको। अब इसी को मानते देवता, जाते लोग तिलक लगा रहे इस पे, ये देवता, यही वाला देवता ना।
मंदिर में दरवाजा तो है नहीं, दिन में 10 बार, कम से कम 10 बार बांदर घुसता उस मंदिर में। जैसे प्रसाद चढ़ा दिया किसी ने, प्रसाद चढ़ा देते हैं लोग, बंदर घुस गया, ये पत्थर लेके गया, जब तक गायब हो जाता कई बार, तब पढ़ते उधर खोज में जाते हैं, फिर हमें कहाँ गया, जब तक हो गया तो तब खेत में ढूंढ रहे। क्यों? क्योंकि मूर्ति कला हमारे राज्य का विकसित रूप नहीं रहा है, कभी यहाँ मूर्तियां नहीं बनाई जाती थी। ऐसा है, आप जाओ प्राचीन मंदिरों को देखो, ग्रामीण समाज में जो बहुत पुराने मंदिर है ना, उन मंदिरों में ग्रामीण क्षेत्रों में मूर्ति कला का विकास नहीं हुआ था। राजा महाराजा तो करते थे, मूर्ति कला बना देते। तो जो एक आम व्यक्ति है, अगर उसे पूजा पाठ करना है, तो आप कैसे पूजा पाठ कर रहे हैं? आपने अपने घर पर एक फोटो रखी हुई है और आप उसी को देवता मान दे रहे हैं, यही देवता है। प्राचीन काल में कैसे करेंगे? तो आपको चित्र बनाने पड़ेंगे, आपको कोई ऐसा चित्र बनाना पड़ेगा जो चित्र आपको ये अभिव्यक्त कर दे कि भैया यही साक्षात देवता है। तो ऐसे चित्र जो होते हैं, जो देवी और देवताओं के चित्र हमारे राज्य में बनाए जाते हैं, उनको बोलते हैं ज्यूंती। ज्यूंती, ज्यूंती का मतलब होता है देवी देवताओं के चित्र। देवी और देवताओं के जो चित्र विश्वार से निर्मित किए जाते थे, उन चित्रों को ज्यूंती के नाम से जाना जाता है। ज्यूंती, ज्यूंती बड़ा फेमस चित्र है। प्राचीन काल में इस प्रकार के चित्रों का खूब अंकन किया जाता था, खूब लोग ऐसे चित्रों को बनाते थे। ज्यूंती, ज्यूंती कौन से चित्र होंगे? तो देवी देवताओं के जिन चित्रों का अंकन किया जाता है उनको हम ज्यूंती के नाम से जानते हैं, इनको बोलते हैं ज्यूंती चित्र। देवी देवताओं के चित्र को क्या कहते हैं? ज्यूंती चित्र। हम स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते थे, मैं यहाँ एडमिशन लिया था, बहुत साल पहले आया, और मेरे घर वालों ने, क्योंकि मैं थोड़ा छिद्र प्रवृत्ति का हुआ, तो मेरे घर वालों ने सख्त निर्देश दिए थे कि ये अकेला नहीं रहेगा। तो मेरे एक भाई साहब रहते हैं यहाँ पर, ताऊ का लड़का, और मैं उसके साथ रहता था। मैंने जीवन का शुरुआती दौर उसी के साथ स्टार्ट किया। वो भाई इधर बल्ली वाला चौक की तरफ रहता था। भाई नहीं है वो, भगवान है पूरा का पूरा, देवता, साधु बोलते जिसको। सुबह सुबह 4 बजे उठता है, 4 बजे उठ के नहाता है। हम गांव में रहते, हम महीने 1-1.5 महीने में आता था नंबर ना, कभी कभी। और नहाने के शौकीन नहीं होते भाई, पर्वतीय समाज वाला व्यक्ति, ठंडा मौसम रहता है, डेली 4 बजे उठता है, उसके बाद नहाता है। मेरे को क्या दिक्कत, मैं उसके साथ आया तो उसने कहा तू भी नहा। अरे यार ये क्या बात हुई। उसके बाद वो हनुमान चालीसा पता नहीं क्या क्या पाठ, 4 बजे से 5 बजे पूजा करता था। कर ले, पर तू भी करेगा बन। अजीब हो गया ना सिस्टम। चिकन खाता नहीं है, अंडा खाता नहीं है, मांस मछली कुछ नहीं खाता, प्याज भी नहीं खाता। अब दिक्कत ये कि तू भी मत खा। अरे यार भाई क्या बात हुई ना, बार बार मेरे को सुनाते जा रहा, अंडा नहीं खाना चाहिए, ऐसा होता तैसा होता, ये होता, चलता रह रहा उसका लंबा चौड़ा हिसाब। और मैं उसी भाई के साथ रहा 1 महीना 2 महीना, तो आप समझिए ना किस कैरेक्टर का आदमी होगा। 1 महीना 2 महीने तो चल गया, तीसरे महीने आते आते मुझे लगा कि मर जाऊंगा भाई मैं यहाँ ना। तो मैंने प्लानिंग बनाया, निकल भाई यहाँ से कैसे भी करके, कैसे रहेगा आदर्शवादी। फोन में बात करते समय अगर बहुत कॉमन शब्द भी यूज कर दिए, बहुत कॉमन जो गाली नहीं है, उसमें भी क्लास लगा दे, तो क्या बोल रहा तू। तो वो चाहता था कि ये देवता बन जाए, मैं नहीं चाहता कि मैं देवता बनूं ना, मैं राक्षस प्रवृत्ति था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं नहीं रह रहा, मौका नहीं मिला। मैंने कई बार घर पे बोला ऐसा होता ऐसा, नहीं, मौका ही नहीं मिला। जब मैं क्लास जाता था ना, तो वही तरह जब क्लास में बैठता था, तो मैं जिन क्लास में बच्चों से मिलता था, दिन में उनके रूम पे जाता, मुझे बहुत जलन होती है उनसे, यार भाई तुम्हारी लाइफ क्या मस्त है ना, तुम्हारे रूम पे कौन रहता है। उन्होंने कहा कोई नहीं, हम तो राजा हैं यहाँ के। कई बार बोलते थे आजा भाई मेरे साथ, मैं नहीं जा पाया। फिर एक दिन भाई साहब ने मुझे कहा कि गांव से उसके बच्चे और उसकी बीवी, भाभी, उसके बच्चे आने वाले थे। तो उसने कहा कि यहाँ ना बगल में एक रूम और है, उसको भी ले लेते हैं, तो उस रूम में रहना और हम लोग यहाँ रह लेंगे। मैंने कहा बेटा ये है मौका, अभी नहीं बोला तो कभी नहीं बोला। मैंने कहा नाना भैया देख ऐसा है, मैंने तेरे से बोला नहीं है, पर यहाँ मेरी पढ़ाई नहीं होती। वही बहाना जो तुम लोग सब बीमार थे तो ना। मैंने कहा भाई पढ़ाई नहीं होती ना, यहाँ लाइब्रेरी है और ग्रुप डिस्कशन। उसने बोला कैसे ग्रुप। मैंने कहा उधर भाई कॉलेज में ग्रुप डिस्कशन चलता, मैं कहां से करूं, बहुत दूर हो गया। बहुत सारी बातें करने के बाद जब उसको ये भरोसा हो गया कि सच में इसकी पढ़ाई यहाँ नहीं हो रही है, तो उसने कहा फिर कहाँ रहेगा। मैंने कहा उसकी चिंता मत कर, मैं सारी फील्डिंग बिछा रखी थी। तो मेरी क्लास में एक लड़का पढ़ता था, विकास नकोटी, में पहले ही बात करके आ रखा था, नकोटी भाई मैं आ जाऊंगा कैसे भी करके। तो भाई ने कहा कि ठीक है, एक बार लड़के का रूम देखूंगा, लड़का देखूंगा, अगर अच्छा निकला तो फिर तू रह लियो। और अचानक मैंने कहा ठीक है। तो मैं बोला कब चलेंगे, कल चलेंगे। उसने कल नहीं, अभी चल। चल सीधा चल, नकोटी तो तैयार ही नहीं है वहां। तो मैं फटाफट से, नकोटी को बटन वाला फोन चलता था, मैं मैसेज कर दिया तैयार रहे भाई, सब आ रहा भाई। अगले भाई ने, अच्छा कमरे की स्थिति, जैसे लड़का लोग है तुम, तो तुम्हारे कमरे की स्थिति क्या होगी मैं समझ सकता ना। झाड़ू झूड़े, पागल है कि झाड़ू होता ही नहीं है, मतलब ना झाड़ू होता ही नहीं है, मतलब कमरे के अंदर तो खूब गंदगी रहती है। उसका कमरा भी वैसे ही था। और अब हम लोग जा रहे थे, जहां से मुझे उसे जहां लेकर के जाना था, डिस्टेंस बहुत कम थी, मतलब 5-7 मिनट में पहुंच जाते। लेकिन उधर बल्ली वाला से
और पिथू वाला जाना था, जो 5 या 10 मिनट में पहुंच जाते। तो उसने कहा कहाँ रहता है वो? पहले मैं उसको राजपुर रोड ले गया। राजपुर रोड में मैंने कहा गलत रोड आ गए हम तो भैया। फिर राजपुर रोड से साजदारा रोड ले गया। जब साजदारा क्यों, उसको टाइम देना है ना, अपना बंदा दूसरा काम करा, पूरा सब सेटलमेंट करना पड़ेगा उसको। लास्ट में तो गुस्सा है, उसने कहा तू रहता कहाँ है, मेरी बात करा। उसने कह दिया पिथू वाला। अब हम पिथू वाला की तरफ गए। जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, 1 सेकंड के लिए मुझे भी लगा कि हम पता नहीं किसके कमरे में आ गए। भाई दरवाजा खोला ना, ठीक दरवाजे के सामने लाल रंग की पिठाई से, लाल रंग की कलर से शिव जी का फोटो बना रखा था, बिल्कुल सामने शिव जी का फोटो। अब वो उस पर लिखना चाह रहा होगा ओम नमः शिवाय, तो वहां क्या हुआ कि ओम भी लिख दिया, नमः भी लिख दिया, शिवाय लिखते लिखते कलर खत्म हो गया। तो ओम नमः सी, बस इतना ही लिखा हुआ था उसने, और लिख ही नहीं पाया। कमरा बिल्कुल क्लीन चिट था। मेरे भाई मान गया, पता है इस बात से नहीं कि कमरा कैसा है, उस चित्र को देख करके। मेरे भाई ने उसको कहा, अब मैं खुद शॉक हो गया, अबे सुबह तो था ही नहीं, अभी कहां से आया चित्र? तो मेरे भाई ने उसको कहा कि ये चित्र क्यों लगाया? तो उसने कहा मैं बड़ा आस्तिक व्यक्ति हूँ भैया, अभी कॉलेज वाला टाइम चल रहा है ना, तो अभी पैसे वैसे होते नहीं है, अभी थोड़ा सा ये समस्या है कि मैं कहाँ से करूंगा अभी सारी व्यवस्थाएं, तो ऐसे ही भगवान की पूजा करने की। तो मेरे भाई घर आते हुए मुझे ये कह रहा था कितना धार्मिक लड़का है, देखो उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने ना भगवान का चित्र ही बना दिया। वो चित्र मेरे ख्याल से आज तक होगा वहां पर, पूजा पाठ तो खैर कभी जीवन में नहीं, तो वो जो चित्र उसने बनाया दीवार पर, ऐसा भगवान का चित्र बना दिया। अब रात को कई बार हम सोते सोते कभी भूत का सपना आ गया तो हम उसी को बोलते थे ये भगवान। तो ज्योति जो है ना, ज्योति, इसका नाम समझ, ज्योति को गढ़वाली में क्या बोलोगे आप, पहाड़ी भाषा में जूंदी, जूंदी, जूंदी का मतलब जो जिंदा है, मतलब जिसका हम जिंदा होने का एक प्रमाण के लिए उसका चित्र बना रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, ज्योति। ज्योति देवी देवताओं का चित्र, नाथ, रसोई। अब ये बताओ, ये आपने खूब नाम सुना होगा सेली। सेली, सेली एक चित्र होता है। पंडित जी को देखा, जब पंडित जी घर में आते हैं तो पंडित जी घर में आते ही आपसे चौकी मांगते हैं, चौकी, चौकी, और फिर आटा लेंगे, आटा, और उसके बाद ऐसे पता नहीं क्या क्या बोल रहे, फिर पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करते हुए चलो भाई किसकी पूजा हो रही है, तो मान लो उन्होंने सबसे पहले कहा कि हम पूजा कर रहे हैं, और फिर मंत्र मंत्र पढ़ता पढ़ गए, ओम नमः ऐसा ऐसा ऐसा, अब भगवान विष्णु को समर्पित करो, कहो विष्णु, यहाँ पे विष्णु ऐसा बना देता है। तो ये जो चित्र होते हैं, इन चित्रों को बोलते हैं सेली। सेली मतलब आरती की थाली पर या चौकी पर, आरती की थाली पर या चौकी पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन चित्रों को सेली कहा जाता है। सेली चित्र, ये भी लोक कला के प्रमुख चित्र हैं, सेली चित्र। आरती की थाली पर या चौकी पर बनाए जाने वाले चित्रों को सेली चित्र कहा जाता है। चलो, आरती की थाली पर या फिर चौकी पर बनाए जाने वाले चित्रों को सेली चित्र कहा जाता है। हमारे घर में हमारी नानी है और मेरी नानी के हाथ में टैटू बना हुआ है, नानी के हाथ में बचपन से। तुम्हारे गांव में है ऐसे कोई? पक्का पुराने जमाने के लोग होंगे तो उनके हाथ में टैटू जरूर, तुम्हारे हो ना हो उनके में है टैटू। तो प्राचीन काल में ये परंपरा थी कि मानव अपने शरीर पर भी चित्रों का अंकन करता था। तो मानव शरीर पर बने हुए चित्र मतलब टैटू जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं टुपुक। टुपुक मानव शरीर पर निर्मित चित्र है, माने सरल भाषा में टैटू जो होते हैं उनको कह दिया जाता है टुपुक। ठीक है, टुपुक मानव शरीर पर बनाए गए चित्र, आदमी अपने शरीर पर टैटूज जो बनाता था पुराने जमाने में, उन चित्रों को टुपुक कहा जाता था, टुपुक। ठीक है, टुपुक इन चित्रों को कहा जाता था। चलो, अगले प्रकार के चित्र जो होते हैं उनको बोलते हैं बार बूंद। बार बूंद क्या होता है? बार बूंद तो रेखाओं तथा बिंदुओं से निर्मित चित्र, रेखाओं तथा बिंदुओं से निर्मित चित्र। कैसे? जैसे ऐसे बनाते हैं ना, कभी कभी कोई लोग को ओम लिखना हो तो ऐसा लिख देते हैं, लिखते हैं ऐसा, जब टुप टुप ऐसा करके। तो इस प्रकार के चित्रों को बोलते हैं बार बूंद। याद रख लोगे आप, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे फिर याद हो जाएंगे आप। हमारे राज्य में एप्पण जमीन पर बनने वाले चित्र, थापा भित्ति दीवार पर बनने वाले चित्र, नात रसोई घर के चित्र, ज्यूंटी देवी देवताओं के, सेली आरती की थाली पर बनने वाले चित्र, टुपुक मानव शरीर पर अंकित चित्रों को टुपुक कहा जाता है। फिर बात आती है बार बूंद, रेखाओं और बिंदुओं के द्वारा जिन चित्रों का निर्माण होता है उन्हें बार बूंद कहते हैं। और चित्रकला में, लोक कला में अंतिम प्रकार के जो चित्र होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। कैसे? कि एक व्यक्ति है जिसको चित्र बनाना आता है, तो जिसको आता है उसके लिए ना ये चित्र। ये चित्र हम कब बनाते? बसंत के आगमन पर, बसंत पंचमी पर बनाते थे ये चित्र, दिवाली पर, होली पर, घर की साफ सफाई होती ना तो चित्र बनाए जाते थे। अब एक व्यक्ति ऐसा है आपके घर में जिसको चित्रकला का ज्ञान ही नहीं, उसको आता ही नहीं है चित्र बनाना, तो उसके लिए कौन सा चित्र? तो उसके लिए क्या करते कि जैसे आपने 2 किलो विश्वार बना दिया,
2 किलो विस्वार से आपने इतने सारे चित्र बना दिए। अब आपके पास आधा किलो विस्वार बचा हुआ है, क्या करोगे इस आधा किलो विस्वार का? तो वो व्यक्ति घर का जिसको चित्र का निर्माण नहीं करना आता था उसको ये विस्वार दे देते। वो व्यक्ति इस विस्वार को लेकर के घर के पिछले हिस्से में, आगे नहीं बनाने देते, बिगाड़ेगा फिर यहाँ। तो जिसको नहीं आता चित्र बनाना वो घर के पीछे भाग में जाएगा और वो जो विस्वार का कटोरा उसको दीवार ऐसे फेंक देगा, पूरा विस्वार दीवार पे फेंक देगा। तो वो विस्वार कैसे गिरेगा नीचे? ऐसे, इस तरीके से आएगा। अगर आप लिक्विड है उसको दीवार पे मारोगे तो ये उसका चित्र होता था। जब उससे पूछा जाता तूने क्या बनाया, तो वो चल पीछे चल, तेरे को दिखा था अपना वाला ना, तो सब देख तेरे भाई ने ये बनाया। तो ये भी तो एक प्रकार का चित्र हो गया। इसको बोलते हैं वसुधारा। वसुधारा एक प्रकार का चित्र है। वसुधारा, दुग्ध धाराओं के रूप में बनाए गए चित्र, दुग्ध धाराओं के रूप में बनाए गए चित्रों को वसुधारा कहा जाता है। ये लोक कला है, हमारी प्राचीन कला है। वसुधारा, दुग्ध धाराओं के रूप में जिन चित्रों को बनाया जाता है। ये शब्द सुना है आपने, डिकारा। स्कूल में जब आप पढ़े हो तो आपके जमाने तो नहीं, लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ाई करते थे तो भैया तब कक्षा 1 और कक्षा 2 में एक विषय होता था कृषि। आपने भी जो सरकारी स्कूल पढ़े होंगे उनका तो जरूर रहा होगा, एग्रीकल्चर। उसमें कक्षा 1 और 2 में प्रैक्टिकल होता है 5 तक, जिसमें आपको मिट्टी का आम बना के ले जाना पड़ता है ना, केला ला गया मिट्टी का बना के। तो वो जो मिट्टी की मूर्तियां होती है उनको बोलते हैं डिकारा। ठीक है, मिट्टी से निर्मित मूर्तियां, मिट्टी से निर्मित जितनी भी मूर्तियां होती है वो भी लोक कला का ही पार्ट है, उसे डिकारा कहा जाता है। राज्य में मिट्टी से निर्मित जितने भी मूर्तियां होती है उन मूर्तियों को डिकारा के नाम से जाना जाता है। और बहुत कॉमन सा शब्द है पिछौड़ा। महेंद्र सिंह धोनी की वाइफ भी गई थी आजकल वहां अंबानी जी के घर, तो क्या ओढ़ के गई, क्यों चर्चाओं में रही? पिछौड़ा। कुमाऊं में जो ओढ़नी होती है, ओढ़नी, चुन्नी जिसको बोलते हैं ना, दुपट्टा, तो सर पर जो ओढ़ती है कुमाऊनी महिलाएं तो उसको बोलते हैं पिछौड़ा, क्योंकि वो चुन्नी या वो दुपट्टा जो है ना वो थोड़ा सा अलग ट्रेंड का होता है, उसमें कुछ चित्र बने होते हैं ना। तो पिछौड़ा एक चित्रांकन है जहां पर आप दुपट्टे पर, ओढ़नी पर चित्र बना देते हो, तो उसे पिछौड़ा या उसी को रंगावली भी कहते हैं। रंगावली ये क्या होता है? तो कुमाऊं में जो ओढ़नी होती है उस पर जो चित्र बने होते हैं या फिर उसी को पिछौड़ा कह देते हैं। तो पिछौड़ा हमारे राज्य के अंदर वेशभूषा में एक प्रकार का कपड़ा है, मतलब जिसको ओढ़ा जाता है, उसको पिछौड़ा कहते हैं। और ये सब के सब हमारे राज्य की लोक कला के प्रमुख चित्र हैं। आपका काम क्या है, बस आपको याद रखना है। ज्यादा बेटर है अगर आप गूगल में एक बार इनको देख लो तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। एप्पण खूब बनाती है एक लड़की हमारे राज्य में, एप्पण, उसका नाम है मीनाक्षी खाती। सुना है नाम? मीनाक्षी खाती को एप्पण गर्ल ऑफ कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। खूब सारे एप्पण बनाती है। एप्पण गर्ल ऑफ कुमाऊं, क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं एप्पण गर्ल ऑफ कुमाऊं। ठीक है, एप्पण गर्ल ऑफ कुमाऊं। चलो ठीक है, तो लोक कला में ये चित्र आपको एक बार ध्यान रखने, फिर बाकी के टॉपिक कल वाली क्लास में करते हैं।